नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है कहानी फूलन देवी की। भारत में महिला और उस पर भी दलित होना दोहरे अभिशाप से भी बुरी स्थिति है। ऐसे समाज से अकेले टक्कर लेने वाली एक महिला की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस महिला ने वह सब सहा जो शायद हम और आप सपने में भी सोच लें तो रूह कांप जाएगी। एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनकर आपकी अंतरात्मा आपको झकझोर कर रख देगी। आज हम आपको ऐसी नायिका की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका जन्म तो अछूत परिवार में हुआ, लेकिन उसको वह सब मंजूर नहीं था जो सदियों से चला आ रहा था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला स्वभाव उसमें बचपन से ही था। उसके इस बागियाना तेवर की पहली झलक तब देखने को मिलती है जब 11 साल की उम्र में वह पहली बार अपने परिवार की जमीन के लिए धरने पर बैठ गई। अपने हक और अधिकारों की मांग करने की सजा उसे बलात्कार के रूप में मिली, क्योंकि वह एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां जाति ही सब कुछ निर्धारित करती है। यह एक ऐसी बागी की कहानी है जिसकी दहशत से पूरा चंबल कांपता था, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया और आत्मसमर्पण कर अपने अपराधों की सजा भुगती। हम आपको ऐसी राजनीतिज्ञ की कहानी भी सुनाने जा रहे हैं जो 11 साल जेल में रहने के बाद भी भारतीय संसद की माननीय सदस्य बनी। कानून की नजर में मुजरिम, जनता की नजर में रॉबिन हुड, जाति शोषण के खिलाफ उठने वाली सशक्त आवाज, और उम्र महज 38 साल। यह सब मिलाकर जिस शख्सियत को गढ़ते हैं उसका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के छोटे से गांव गुरहा के पूर्व में सन 1963 में हुआ। लाचारी, बदहाली और तंगाली के बावजूद देवी दीन और मूला देवी की छोटी बेटी फूलन बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी। अपने इसी विद्रोही स्वभाव का खामियाजा फूलन को उस वक्त भुगतना पड़ा जब अपनी जमीन के लिए वह अपने चाचा के विरुद्ध धरने पर बैठी, और उसकी आवाज दबाने के लिए महज 11 साल की उम्र में फूलन का विवाह 34 साल के पुत्ते लाल से कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है फूलन की असहनीय और हैवानियत से भरी जिंदगी का सफर, जिसके बारे में सुनकर, पढ़कर, जानकर रूह कांप जाती है। विवाह के नाम पर पुत्ते लाल ने अपने पति होने का अधिकार जताते हुए 11 साल की फूलन का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इस असहनीय पीड़ा से बचने के लिए फूलन वापस अपने मायके आ गई, इस उम्मीद में कि शायद यह सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन शायद यह एक नए उत्पीड़न की शुरुआत थी जिससे फूलन अब गुजरने वाली थी। फूलन का विद्रोही स्वभाव गांव के ठाकुरों की नजर में हमेशा खटकता रहा। एक तो नीच जात, उस पर भी औरत, वो भी ससुराल से भागी हुई। उच्च जाति वाला पितृसत्तात्मक समाज भला ये कैसे सहन कर सकता था। इसलिए जब फूलन ने फिर से अपनी जमीन और नीम के पेड़ का केस उठाया तो उसी पर लूट और चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। औरत होने की सबसे बड़ी सजा उसे बलात्कार के रूप में दी गई, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए, क्योंकि यहां बलात्कारी पुलिसकर्मी थे। लेकिन अन्याय और शोषण का यह दौर फूलन का पीछा नहीं छोड़ रहा था, और 1979 के जुलाई माह में कुछ ऐसा घटित हुआ जो फूलन की जिंदगी बदलने वाला था। बाबू गुर्जर नामक डकैत का दल फूलन का अपहरण कर चुका था। बीते 72 घंटे फूलन के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर वहशियत भरे थे। चंबल का बीहड़ फूलन की चीख से गूंज रहा था, और शायद यही दर्द था जो विक्रम मल्लाह के कानों में उतर गया, जिसने फूलन को बाबू गुर्जर पर गोली चलाने की हिम्मत दे दी थी। बाबू गुर्जर मर चुका था। अब विक्रम मल्लाह डकैतों के दल का नया सरदार बन गया था। फूलन अब विक्रम मल्लाह के दल का हिस्सा बन चुकी थी।
अगस्त 1980 का मानसून फूलन और विक्रम मल्लाह के जीवन में तूफान लाने वाला था। जेल से भागकर दोबारा गैंग में शामिल हुए दो भाई ठाकुर श्री राम और लला राम की निगाहें फूलन पर पड़ चुकी थीं। जात की ठाकुर होने की वजह से दोनों को मल्लाह का गैंग का मुखिया होना स्वीकार न था। दोनों ने एक साजिश के तहत मुखिया विक्रम मल्लाह को मार गिराया। लाला राम और श्री राम फूलन को बेहोश कर हाथ पैर बांधकर ठाकुर बहुल बेमई गांव अंधेर झोपड़ी में कैद कर चुके थे। अगले 3 हफ्ते तक फूलन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की जा चुकी थीं। हर दिन फूलन के शरीर को रौंदा जा रहा था, लेकिन अभी इंसानियत को और शर्मसार होना बाकी था। अपहरण के 23वें दिन लाला राम और श्री राम ने ठाकुरों द्वारा नोचे गए फूलन के शरीर को बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया। फूलन की चेतना को मारने की कोशिश में ये दोनों हैवानियत की हद से भी नीचे गिर चुके थे। अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन द अटलांटिक के अनुसार उसी शाम जब लाला राम और श्री राम बीहड़ में वापस चले गए थे, तब मान सिंह, जो कि विक्रम मल्लाह का साथी था, उसने फूलन के शुभ चिंतक संतोष पंडित की मदद से फूलन को उस झोपड़ी से चुपचाप उठाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। अब फूलन अपनी कहानी खुद से लिखना चाहती थी और इसकी शुरुआत उसने 17 महीने बाद बाबा मुस्तकीम की सहायता से अपना गैंग बनाकर करी। अब फूलन का नाम चंबल के बीहड़ों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। पूरा बीहड़ फूलन के डर से कांपने लगा था। फूलन चंबल की दस्यु सुंदरी, देवी, रॉबिन हुड या यूं कहें कि बैंडिट क्वीन बन चुकी थी। और फिर आया वो दिन जो फूलन नाम को विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाला था। 14 फरवरी 1981 की वह घटना जिसने चंबल ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी सरकारों को भी हिला दिया था, जब खुद पर हुए जुल्म और हैवानियत का बदला लेते हुए फूलन ने लाला राम और श्री राम के बारे में न बताने पर बेहमई गांव के 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। ठाकुरों की सत्ता और जातीय अहंकार को किसी ने आज तक इस तरह से नहीं ललकारा था, और शायद अब हत्याओं और इंतकाम का एक सिलसिला शुरू होने वाला था, जिसे रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फूलन देवी के आत्मसमर्पण की मांग रखी। फरवरी 1983 की रात को फूलन अपने गैंग के बचे हुए सदस्यों को लेकर चंबल के बीहड़ों से निकलकर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेंद्र चतुर्वेदी के साथ आ रही थी। अगले दिन 12 फरवरी को मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और हजारों लोगों के उपस्थिति में वह आत्मसमर्पण करने वाली थी। यह आत्मसमर्पण फूलन देवी ने अपनी शर्तों पर किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि उनके गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी नहीं दी जाएगी, न कभी हथकड़ी लगाई जाएगी, सभी को 8 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया जाएगा और वे सभी मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करेंगे, न कि उत्तर प्रदेश में। ग्यारह साल तक जेल में रहने के बाद फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1994 में फूलन देवी की जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन बनी, जिसके कुछ सीन को लेकर फूलन देवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कोर्ट में केस दायर किया। किसी जीवित औरत की अस्मिता को यूं बाजार में उत्पाद बनाकर बेचना कितना सही है। द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में फूलन देवी ने बताया, आप अपनी फैंसी भाषा में इसे रेप कह सकते हैं, लेकिन क्या आप इसकी थोड़ी भी कल्पना कर सकते हैं कि भारत के गांव में रहना कैसा है? आप इसे रेप कहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं गांव में गरीब औरतों के साथ हर रोज दोहराई जाती हैं। ऐसा मानकर चला जाता है कि गरीब की बेटियां अमीरों के भोगने के लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। गांव में गरीबों के पास शौचालय नहीं होते, इसलिए हमें बाहर खेतों में जाना पड़ता है, जहां हमें दबोच लिया जाता है। 25 जुलाई 2001 का दिन एक जीवित शख्सियत के लिए इतिहास बनाने वाला था। जब फूलन देवी संसद से दिल्ली में अपने संसदीय आवास पर लौट रही थी, तब शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने क्षेत्रीय सम्मान और राजपूत गौरव के नाम पर
फूलन देवी पर गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी। फूलन देवी की यह कहानी यूं तो केवल महज 38 वर्ष की है, लेकिन उन्होंने जो यातनाएं भोगी वो नीच और अछूत कही जाने वाली जातियों द्वारा वर्षों से भोगी गई यातनाएं हैं। इन यातनाओं के खिलाफ शायद इस तरह किसी ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन जिस परिवेश में फूलन पली बढ़ी, या यूं कहें जिन यातनाओं और हैवानियत को उसने झेला, शायद उसकी परिणति उसके हथियार उठाने में ही बदलनी थी। क्योंकि चंबल की बीहड़ों को फूलन ने स्वयं नहीं चुना था, बल्कि उसे वहां धकेला गया था। लेकिन फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर कानून के अपराधी के तौर पर मुकर्रर सजा को भुगता और भारत की जनता का भरोसा हासिल कर सांसद बनी। इस घटना को अब दशकों बीत चुके हैं, पर वहीं अगर हम आज के समय की बात करें तो भारत के कई गांवों में दलित महिलाओं के साथ ऐसे ही कई हैवानियत भरी दास्तां सुनने को मिलती रहती है। भले ही कानून की नजरों में फूलन देवी मुजरिम रही, पर जनता की नजरों में वह एक ऐसी महान नायिका है जिसने कई महिलाओं को हिम्मत देने का काम किया। समाज में आज भी परिस्थितियां वही हैं। हैवानियत से भरे कुछ घटिया मानसिकता रखने वाले रोज वही घटना आज तक दोहरा रहे हैं। आए दिन हमें एक ऐसी हैवानियत भरी दास्तां मीडिया में सुनने को मिल जाती है और न जाने कितनी ही सामने नहीं आ पाती।